तो बच्चों आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू पढ़ेंगे, कार्बन और इसके यौगिक पदार्थ। आज हम पढ़ेंगे बंध के बारे में, मतलब किस प्रकार से कार्बन के यौगिक आपस में आबंध बनाते हैं। तो रासायनिक जो बंध है बच्चों, वो किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनते हैं। ये दो परमाणुओं के बीच में लगने वाले आबंध होते हैं, जिनको हम रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार के आबंध होते हैं। एक है आयनिक आबंध और दूसरा है सहसंयोजी आबंध। आयनिक आबंध जो होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में अपने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, और जबकि सहसंयोजी जो आबंध होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते, स्थानांतरण नहीं करते। वो क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। आयनिक में स्थानांतरण होता है और सहसंयोजन में साझेदारी होती है। अब बच्चे, सहसंयोजन भी तीन प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार जो है वो एकल का है, दूसरा प्रकार जो आप देखोगे वो द्वि का है, और तीसरा प्रकार जो देखोगे वो त्रि का है। तो इस प्रकार से एकल आबंध, द्वि आबंध और त्रि आबंध के सहसंयोजी आबंध होते हैं। अब ये होते किस प्रकार से हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। पहले थोड़ी सी नज़र हम डालेंगे आयनिक आबंध पर। आयनिक में वहाँ पर आपने उदाहरण देखा, सोडियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो देने के कारण ये घनायन हो जाता है, और इस पर क्या आ जाता है? घनात्मक चिन्ह आ जाता है, ये घन आयन है। और वहाँ क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसने लिया है, इस कारण से ये ऋणायन हो जाता है। ये दोनों आपस में आबंध बना करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये क्या है? ये आयनिक आबंध है। आयनिक में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। जबकि यदि हम देखें सहसंयोजी आबंध में, तो इसमें तीन प्रकार के आबंध बनेंगे, एकल, द्वि और त्रि। एकल में क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हाइड्रोजन, इसकी परमाणु संख्या 1 होती है और इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब ये आबंध बनाएगा तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या करेंगे? ये पूरी तरीके से तो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं। यदि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि है ही इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये लेना चाहेगा, तो लेना एकदम से पूरी तरीके से नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या करेगा? ये साझेदारी करेगा। इस तरीके से दोनों संतुलित रहेंगे। यहाँ आवश्यकता होती तो यहाँ पर, और यहाँ होगी तो यहाँ। इस तरीके से सहयोग के द्वारा ये सहसंयोजन आबंध बनाते हैं। इसलिए इसको कोवलेंट बॉन्ड और सहसंयोजन आबंध भी कहते हैं। होता क्या है बच्चे, जब कहीं 2 इलेक्ट्रॉन आप देखो ना, तो समझ जाना 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, 1 आबंध। एक लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखेंगे द्वि आबंध, तो बहुत सिंपल है। द्वि आबंध में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के आखिरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 तो ये आसानी से दे नहीं सकता, इसलिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो मान लीजिए और भी किसी के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। हम यहाँ ऑक्सीजन का देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसके पास भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी इसके पास बाहर कोश में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 2 इसको मिल जाए तो ये अष्टक बना लेगा, तो 8 हो जाएंगे, या फिर 2 इस तरफ वाले को मिल जाए तो ये अष्टक बना लेगा। तो ऐसे में ये है सहसंयोजन आबंध बनाएंगे, और दोनों ही एक प्रकार से संतुलित के रूप में अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। तो इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर और 2 इधर। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 आबंध, तो 1 आबंध ये और 1 ये, तो कितने आबंध हो गए? द्वि आबंध। इसलिए इसको द्वि आबंध कहा जाता है। तीसरा सहसंयोजन आबंध मतलब त्रि आबंध। त्रि आबंध मतलब कि इसमें कितनी लाइनें? 1 2 3 लाइनें। 3 लाइनें मतलब एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पर नाइट्रोजन का उदाहरण लिया क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 7 होती है, तो इसके आखिरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये अष्टक बनाएगा, तो 5 में 3 मिल जाएंगे तो अष्टक बना लेगा, इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेगा, ना तो ये पूरी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन देगा ना ये, तो ऐसे में ये फिर से सहसंयोजन बनाएंगे लेकिन 3-3 इलेक्ट्रॉन होगा। इस वजह से इनके बीच में जो आबंध आएगा वो त्रिआबंध हो जाएगा। इस प्रकार से ये 3 आबंध का आबंध बनाते हैं। अब हम कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। जो भी पदार्थ हैं जो आबंध सहसंयोजन आबंध बना रहे हैं, चाहे वो एकल सहसंयोजन हो, चाहे वो द्वि सहसंयोजन हो, चाहे वो त्रिसहसंयोजन हो, जो भी सहसंयोजन आबंध बनाते हैं मतलब कि साझेदारी करते हैं, तो उनमें जो आपस में अणुओं का जो यौगिक बनता है ना, उस आबंध में बहुत प्रबल बल होता है, लेकिन उनका जो आंतरिक बल होता है वो कम होता है। और इनका गलांक और क्वथनांक भी कम होता है। किसका, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सहसंयोजी के बारे में। अब इसका उल्टा कर दिया जाए तो जो आयनिक होते हैं इसका अपोजिट है, उसका गलांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजन आबंध बनाते हैं, उनका गलांक और क्वथनांक काफ़ी कम होता है। और इनके जो यौगिक हैं वो सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब विद्युत को प्रवाहित नहीं करते, करंट फ्लो नहीं होता है। और भी इसके कुछ गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कार्बन के हम। तो यहाँ पर बताया गया, कार्बन अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है, कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा सा आकार भी है, क्योंकि इसमें जो आबंध बनता है वो बहुत अधिक प्रबल है, इसलिए वो घनिष्ठ होते हैं नाभिक के पास, इस कारण से उसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर है जो, क्योंकि आकार छोटा है इस कारण से इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक से पकड़े रहने में बहुत मजबूती होती है। जितना छोटा आकार होगा उतना वो नाभिक के करीब होगा। और जो बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने होते हैं आबंध, उनकी तुलना में ये अत्यंत दुर्बल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आज हमने कार्बन के बारे में पढ़ा। आगे ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हैं, और उसके बाद आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।